नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन वे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस को लेकर राजनीतिक विज्ञान है। दोस्तों द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सेकंड पेपर है अति इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों आपका अगला एग्जाम है, फर्स्ट पेपर तो हो चुका है, आपका अगला एग्जाम है द्वितीय प्रश्न पत्र। दोस्तों काफ़ी हद तक क्लासें हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है, आपने अटेंड नहीं की है, तो जरूर आप पिछली क्लासों को, जो क्लासें हो चुकी है, उसको देख लीजिए। दोस्तों आप प्लेलिस्ट, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर एक आपको प्लेलिस्ट में दिखेगा कि बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पार्ट, तो वहाँ पर बहुत सारी क्लासों का आयोजन हो चुका है। दोस्तों तो आपको वहीं से जरूर उन सवालों को अटेंड कीजिए। दोस्तों आपको जरूर फायदा मिलेगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अनेक अनेक जो कॉलेज के ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक इस 1 वीक सीरीज को बच्चे पढ़ पाए और अपना परफॉर्मेंस दिखा पाए। दोस्तों ऑनलाइन पढ़ने का बहुत ही अच्छा तरीका है और आप भी उन्हीं सवालों पर डिस्कशन, यानी उन सवालों से अपडेट रहते हैं जो सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अति इंपॉर्टेंट सवाल आज की क्लास में रखे गए, मेरे द्वारा सांट कर रख दे, पहले से टिक कर दिए दोस्तों, और उन्हीं सवालों पर डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक ग्रुपों में और इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चा इस सीरीज का मौका उठा पाए। देखिए दोस्तों आज की क्लास में 28वां सवाल रखा है, वैसे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और लघुतरात्मक प्रश्नों में से हम उन प्रश्नों पर बात करना है जो अधिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपके जो अगर आप खुद की 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं तो आपको वैसे दिखेगा, आपने पढ़ा भी होगा कि किस प्रकार कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्तावों को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों भारतीय संविधान सभा के जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको स्पष्ट करना आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। लघुतरात्मक दृष्टि से भारतीय संविधान सभा के समक्ष प्रमुख मुद्दे कौन कौन से, भारतीय संविधान सभा के पर समक्ष कौन कौन से मुद्दे हैं, तो उन उद्देश्य प्रस्तावों को स्पष्ट करते हुए उन मुद्दों के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। दोस्तों यहाँ पर संविधान सभा की बात हो रही है और उसके उद्देश्य और प्रस्ताव को स्पष्ट करने के लिए हम उसकी उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसमें क्या है कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, और एक अस्थायी अध्यक्ष था, कौन था, संपूर्णानंद सिन्हा की अध्यक्षता में ये संपन्न हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का एक अस्थायी सदस्य चुना गया। कैसा अस्थायी सदस्य चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत के लिए आदर्शों की बात की, जिसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में प्रस्तुत किया। दोस्तों उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान में कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्तावों को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में सभा में प्रस्तुत किया है, जिन्हें 22 दिसंबर 1947 को पारित कर दिया। कब? जो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव है उसको 13 दिसंबर 1946 को तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, लेकिन उन्हें 22 जनवरी 1947 पारित किया, यानी उसको लागू कर दिया गया। संविधान सभा के प्रमुख उद्देश्य और मुद्दे निम्न प्रकार है। किस प्रकार है उद्देश्य और मुद्दे? उन भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य और मुद्दों के बारे में बात करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, आपको याद भी रखने चाहिए। पहला मुद्दा है कि संविधान निर्माण। किस प्रकार संविधान का निर्माण? संविधान सभा भारत के लिए एक संविधान तैयार करेगी। दोस्तों संविधान सभा भारत के लिए एक संविधान तैयार करेगी जो भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, जो भारत का संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य होगा, बनाएगा। ठीक है। अगला है भारत संघ। भारत को एक संघ राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। भारत को एक संघ राज्य के रूप में स्थापित भी किया जाएगा। संविधान की सीमा भारत की वर्तमान सीमाओं में वे सभा द्वारा तय की, भारत की वर्तमान सीमा में वे संविधान सभा द्वारा तय की गई सीमाओं में तथा तत्पश्चात संविधान के विधान के अनुसार स्वायत्तशासी एकांश होंगे, जिसका अवशिष्ट अधिकतर प्राप्त होंगे सरकार तथा प्रशासन के सभी अधिकार तथा
कर्तव्यों का पालन भी करेंगे। दोस्तों जो संविधान की सीमा है, अब संविधान की सीमा कौन-कौन सी है? अब संविधान का निर्माण हमने पढ़ लिया। संविधान का संघ है वो एक क्या है? भारत को एक संघ राज्य के रूप में स्थापित, भारत को किस एक संघ राज्य के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन संविधान की कौन-कौन सी सीमा है? उस संविधान को हम पार नहीं कर सकते। इसलिए संविधान में बहुत सारी ऐसी सीमा है जिसको हम पार नहीं कर सकते। अनेक लोगों की अनुमति के बाद में ही इस संविधान की जो सीमा है उसको पार कर सकते हैं कि भारत की वर्तमान सीमाओं में वे संविधान सभा द्वारा तय की गई सीमाओं में तथा तत्पश्चात संविधान के विधान के अनुसार स्वायत्तता एकांश होंगे जिसको अवशिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे। सरकार प्रशासन के सभी अधिकार तथा कार्यों का पालन भी करेंगे। वो संविधान में लिखा गया है उसी के अनुरूप करेंगे, उससे या फिर उससे अधिक नहीं कर सकते। अगला है सत्ता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्रता भारत, इसके संघीय भागों तथा सरकारों के तंत्रों के संपूर्ण अधिकार तथा शासकीय सत्ता जनता में निहित है। दोस्तों सत्ता के रूप में क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व स्वतंत्र भारत है, इसके संघीय भागों तथा सरकार के तंत्रों के संपूर्ण अधिकार, सरकार के तंत्र के जो संपूर्ण अधिकार है और शासकीय सत्ता को जनता में ही निहित है। दोस्तों चलिए 5वां पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से प्रभुसत्ता। क्या प्रभुसत्ता? यह संविधान सभा का एक उद्देश्य के रूप में है। प्रभुसत्ता संविधान की, भारतीय संविधान की प्रभुसत्ता गणराज्य की क्षेत्रीय मर्यादा, तीनों सेनाओं पर उनकी संप्रभुता की रक्षा तथा अन्य सदस्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार किए जाएंगे। दोस्तों प्राचीन एवं संस्कृति, प्राचीनता एवं संस्कृति भारत अपना समुचित सम्मानित स्थान प्राप्त करता है और संसार में शांति बनाए रखने, मनुष्य जाति कल्याण के कार्य में अपना पूर्ण योगदान रहेगा। दोस्तों प्राचीन एवं संस्कृति, प्राचीनता एवं संस्कृति, ये हमारे भारत की प्राचीनता एवं संस्कृति रही है कि वो हमारे देश में संसार में शांत बनाए रखने का तथा जाति के कल्याण के कार्य करने का पूर्ण योगदान है वो देता रहेगा। दोस्तों संरक्षण व्यवस्था, दोस्तों भारतीय संविधान में एक संरक्षण व्यवस्था दे रखी है। अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों, जनजातीय क्षेत्रों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था की जाए। दोस्तों जो भारतीय संविधान में जो पिछड़े वर्ग है, ST SC जो पिछड़े वर्ग है, जैसे कि आदिवासी लोग हम कह सकते हैं, तो वे लोग हैं ना वो असंख्य पिछड़े वर्ग है, उस जनजातीय क्षेत्रों को जो जनजातीय क्षेत्र में आते हैं वो क्या करते हैं, एक संरक्षण की व्यवस्था भी प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा तहत इसमें लागू की जाती है। ठीक है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समता, दोस्तों समता, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समता भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रतिष्ठा अवसर और कानून की दृष्टि में समानता, न्याय तथा सार्वजनिक सदाचार को ध्यान में रखते हुए विचार अभिव्यक्ति, धर्मोपासना, विश्वास, व्यवसाय कार्य की स्वतंत्रता की निश्चितता की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों हर क्षेत्र में, हर स्थिति में, हर किसी क्षेत्र, हर किसी कानून के तहत भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रतिष्ठा अवसर कानून की दृष्टि में समानता। दोस्तों हर क्षेत्र में, हर कोने में, हर क्षेत्र में कानून हो, न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, प्रतिष्ठा हो, अवसर हो, हर किसी क्षेत्र में समानता होगी। किसी को ऊंच नीच की भावना से नहीं देखा जाएगा। न्याय सार्वजनिक सदाचार को ध्यान में रखता, न्याय और सार्वजनिकता को सदाचार को ध्यान में रखते हुए विचार अभिव्यक्ति, धर्मोपासना यानी धर्म की उपासना, विश्वास, एक दूसरे में विश्वास, व्यवसाय, एक किसी भी प्रकार का व्यवसाय कार्य करने की हर किसी प्रकार का कार्य करने की समता, स्वतंत्रता की निश्चित व्यवस्था की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता। ठीक है, तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना अगला सवाल इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों चलिए मैं खोज कर आपके सामने लाता हूँ। चलिए दोस्तों 33वां सवाल है कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लगा दोस्तों, इसलिए मैंने आज की क्लास में इसको रख दिया। चलिए आपके सामने ये सवाल है कि न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? न्यायिक सक्रियता, न्याय में सक्रियता दोस्तों सबसे स्पष्ट हो रहा है कि न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? अथवा में है न्यायिक सक्रियता को स्पष्ट कीजिए। चलिए दोस्तों आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं कि न्यायिक सक्रियता आखिर है क्या। संविधानवाद की इस मान्यता के अनुरूप कि संविधान को मर्यादा शक्ति की ही पर्याप्त होनी चाहिए। दोस्तों संविधान की इस मान्यता, संविधान की एक मान्यता है कि मान्यता के अनुरूप संविधान को एक मान्यता प्राप्त है और उसके अनुरूप शासन को यानी सरकार को मर्यादित शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। दोस्तों शासन को यानी सरकार को एक मर्यादित शक्ति ही प्राप्त होनी चाहिए। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई। दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की ही जो
न्यायिक पुनरावलोकन की ही व्यवस्था की गई। दोस्तों भारत का संविधान है उसमें न्याय की जो पुनरावलोकन, न्याय में पुनरावलोकन की शक्ति ही इसी कानून का प्रयोग है वो व्यवस्था की गई है। ठीक है, न्याय पुनरावलोकन के आधार पर न्यायिक ऐसे किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन है ना, तो हमारी जो भारतीय संविधान में एक कानून बनाया गया है न्यायिक पुनरालोकन। ठीक है, किसी भी न्याय में पुनरालोकन होता है ना, उसमें दोबारा देखा जाता है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो उस न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, उस न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर न्यायपालिका ऐसे किसी कानून को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान का उल्लंघन करता है। जो संविधान का उल्लंघन करता है उसे न्यायपालिका है वो क्या कर सकती है, उसे अवैध घोषित कर सकती है। कालांतर में न्यायालय में यह अनुभव किया कि उसे शक्ति भी प्राप्त होनी चाहिए। दोस्तों कालांतर, ऐसा काल का अंतर आया कुछ समय के पश्चात, कालांतर के पश्चात न्याय में यह अनुभव किया, न्याय कुछ कालांतर के बाद में एक न्याय हुआ और उस न्याय में यह अनुभव किया कि उसे यह शक्ति भी प्राप्त होनी चाहिए कि यदि कार्यपालिका अकर्मण्यता के कारण अपने कर्तव्यों की अनदेखी करे। अकर्मण्यता के कारण यदि कार्यपालिका है, वो कार्यपालिका भी अगर अकर्मण्यता के कारण अगर कोई कर्तव्यों की अनदेखी करे, जो कार्यपालिका कर्तव्य है उसकी भी अनदेखी करे, तो या फिर मनमाना करे। दोस्तों अगर कार्यपालिका भी मनमाना का आचरण करने की प्रवृत्ति अपनाए तो न्यायपालिका उसे कर्तव्य पालन के संबंध में आवश्यक निर्देश दे। दोस्तों जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के संबंध में एक आवश्यक निर्देश दे, यानी कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका को निर्देश दे कि आप ये लोगों के प्रति गलत आचरण कर रहे हैं, अथवा मनमाना आचरण करने की स्थिति में ऐसा करने से रोक दे। दोस्तों कार्यपालिका अगर लोगों के प्रति कोई गलत कार्य कर रही है या फिर गलत योजना बना रही है, तो उस न्यायपालिका को कार्यपालिका को समझाना चाहिए कि आप इस आचरण को रोक दो, और इस स्थिति में इस कार्य को रोकने में सहायक होना चाहिए और अन्य निर्देश देने की कोशिश करनी चाहिए। किसको? न्यायपालिका को, कार्यपालिका को समझाना चाहिए। ठीक है, ये भी एक व्यवस्था दी गई है। अगर न्यायपालिका अच्छे निर्णय लेती है तो ठीक है, अगर नहीं लेती है तो न्यायपालिका को जाकर समझाना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्थापिका के मनमाने कानून निर्माण पर रोक लगाने का साधन है। दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि न्यायिक पुनरावलोकन है, हमारे संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो व्यवस्थापिका के मनमाने कानूनों के निर्माण पर रोक लगाने का साधन है। तो न्यायपालिका सक्रियता कार्यपालिका को उसे कर्तव्य पालन करने की दिशा में प्रवर्तित करने या उसे मनमाने आचरण करने से रोकने का साधन। दोस्तों हमारे जो कुल मिला के न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या हुआ, देखते हैं दोस्तों एक बार पुनः न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ किस प्रकार से दोबारा देखते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन तो देख ही लेते हैं अपने अच्छे तरीके से कि भारतीय संविधान में एक न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था दी गई है, और उसके अनुसार न्यायपालिका ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान के लिए उल्लंघन हो। दोस्तों संविधान में जो उल्लंघन किया गया है, उन संविधान में लिखा गया है उसका उल्लंघन करता है, उसका अनुसरण नहीं करता है, तो उस जो कानून है उस कानून को क्या कर सकता है, एक अवैध घोषित कर सकता है। तो अवैध घोषित कर सकता है कालांतर में, यानी कुछ काल के अंतर में एक अनुभव आया, और ये भी शक्ति प्राप्त होनी चाहिए कि कार्यपालिका अकर्मण्य कार्य अपने कर्तव्यों की अनदेखी करे, यानी कि कार्यपालिका वो अपना मनमाना आचरण करे तो न्यायपालिका को कर्तव्य पालन संबंध में आवश्यक निर्देश देना चाहिए। दोस्तों न्यायपालिका को जाकर कार्यपालिका को कहना चाहिए कि उसका निर्देशन करना चाहिए, निर्देश देना चाहिए, निर्देश दे कि आप लोगों के प्रति संविधान में जो लिखा गया है उसके अनुरूप नहीं चल रहे, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मनमाना आचरण करने की स्थिति में उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए। किसको? न्यायपालिका को ऐसा करने से रोकना भी चाहिए। दोस्तों यही एक क्या है, न्यायिक सक्रियता में एक हम कह सकते हैं न्याय पुनरावलोकन की अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, इससे स्पष्ट भी हो जाता है कि इससे स्पष्ट होता है कि न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्थापिका के मनमाने कानून निर्माण पर रोक लगाने का साधन है। तो न्यायिक सक्रियता कार्यपालिका को उसे कर्तव्य पालन करने की दिशा में
प्रवर्तित करने या उसके मनमाने आचरण करने से रोकता भी है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का विस्तार। न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का विस्तार किस प्रकार है? न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनरावलोकन के आगे का एक चरण है दोस्तों। न्यायिक जो सक्रियता है, न्यायिक सक्रियता है, न्याय की जो सक्रियता है वो न्यायिक पुनरावलोकन के आगे का एक चरण है। किसका? न्यायिक पुनरावलोकन का एक आगे का चरण है। इस व्यवस्था में निहित गतिशील शासन की कमजोरियों दोषों में बदलती हुई स्थिति ने जन्म दिया दोस्तों। इसे व्यवस्था में निहित शक्ति शासन की कमजोरियों इस व्यवस्था में निहित शक्ति गतिशील शासन की कमजोरियों दोषों बदलती हुई परिस्थितियों को जन्म दिया है। न्यायिक सक्रियता की स्थिति को न्यायपालिका द्वारा उसी दिशा में अपनाया जा सकता है दोस्तों। न्यायपालिका द्वारा जो न्यायिक शक्ति है उसको न्यायपालिका द्वारा उसी दिशा में अपनाया जा सकता है जिस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जिस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है उस स्थिति में न्यायिक सक्रियता की स्थिति न्यायपालिका द्वारा अपनाई जा सकती है। पिछले 5 वर्षों में अमेरिकी न्याय ने भी इसी को अपनाया है। स्पष्ट होता है कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का विस्तार है। न्यायिक जो सक्रियता है वो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी है। ठीक है, भारत में प्रारंभ में न्यायिक सक्रियता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालयों की प्रेरणा प्राप्त हुई और उसके द्वारा भी न्यायिक सक्रियता को अपना लिया गया। इसके बाद कुछ विशेष न्यायालयों और जिला न्यायालयों के द्वारा भी इसे अपनाया गया। ठीक है, इस न्यायिक सक्रियता को अलग अलग जिलों के जो न्यायालय के द्वारा अपनाया गया और कुछ विशेष न्यायालयों के द्वारा भी अपनाया गया और न्यायिक सक्रियता का पालन अलग अलग राज्यों अलग अलग जिलों में भी अपनाया गया। दोस्तों, न्यायिक सक्रियता का अर्थ जान लेते हैं दोस्तों। किस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता क्या है और इसका अर्थ क्या है, इसको भी जान लेते हैं। न्यायिक सक्रियता का आशय ये है न्यायिक सक्रियता का आशय ये होता है कि संविधान, कानून और उसके दायित्वों के प्रसंग में कानूनी व्याख्या से आगे बढ़कर सामाजिक आर्थिक पारिस्थितिक और सामाजिक आर्थिक न्याय की आवश्यकता को दृष्टि से देखते हुए संविधान और कानून की रचना व्याख्या करते हुए जनसाधारण हितों की रक्षा के लिए निरंतर गतिशील रहना चाहिए। दोस्तों, न्यायिक सक्रियता का आशय यह है कि संविधान, कानून और उसके दायित्वों के प्रसंग में कानून व्याख्या से आगे बढ़कर सामाजिक आर्थिक पारिस्थितिक सामाजिक आर्थिक न्याय की आवश्यकता की दृष्टि से देखते हुए संविधान और कानून की रचना व्याख्या करते हुए जनसाधारण हितों की रक्षा के लिए निरंतर गतिशील रहना, इसके अंतर्गत यह बात सम्मिलित है। इसके अंतर्गत इस न्यायिक सक्रियवाद के अंतर्गत यह बात भी सम्मिलित है कि जनसामान्य के हित की दृष्टि से आवश्यक होने पर हर किसी जनसामान्य के हित की दृष्टि से आवश्यक होने पर यानी हर किसी नागरिक के लिए, भारत के हर किसी नागरिक के लिए अगर हित होगा, अगर हित की बात होगी, अच्छी बात होगी, तो इस दृष्टि से आवश्यक होने पर शासन को निर्देश देना चाहिए, सरकार को निर्देश देना चाहिए कि शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाना न्यायालय का दायित्व है। दोस्तों, जो स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाना न्यायालय का एक दायित्व बनता है और एक न्यायिक सक्रियता का यही अर्थ होता है। दोस्तों, अगली क्लास में मिलता है अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं, आपके अगले क्लासों का आयोजन किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।